कैसे हैं आप सब? मेरे ख्याल से सभी अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक वन शॉट सेशन लेकर आया हूँ, वन शॉट रिवीजन। किसकी? सर्कल चैप्टर की। वन शॉट रिवीजन फॉर सर्कल्स फॉर JEE एस्पिरेंट्स। अच्छे लेवल के रिवीजन होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैं कहूँ कि क्लास 10th वाले सर्कल्स भी हैं, इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ये IIT JEE एडवांस मेंस के लिए ही है। मैंने खुद के लिए अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे 5-6 पेज का माइंड मैप सर्कल चैप्टर का। तो मैंने सोचा आपको भी फ़ायदा करा दिया जाए, तो वन शॉट रिवीजन लेकर आया हूँ। आइए शुरू करते हैं। पता ही आपको सर्कल्स चैप्टर का नाम मैंने बोला ही है। तो सबसे पहले सर्कल्स में देखिए उसको डेफिनेशन को अगर हम समझें सर्कल्स की, तो सर्कल्स की डेफिनेशन को कैसे बताया जा रहा है। उसने कहा कि एक सर्कल है और उसमें हमारे पास एक फ़िक्स्ड पॉइंट होता है, और उस फिक्स्ड पॉइंट पे अगर मैं उसके सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो उस लाइन का जो रेडियस जिसे हम कहते हैं, लाइन की डिस्टेंस इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक हमेशा सेम आता है, चाहे इस पॉइंट की बात कर लो जिसकी, तो उसे सर्कल कहते हैं। मतलब सर्कल कैसे डिफाइन हुआ? ऐसा लोकस ऑफ अ पॉइंट विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस, मतलब जिसका रेडियस को फिक्स डिस्टेंस कह रहा है कि ऐसा कोई पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे है वो पॉइंट और वो घूम रहा है, और इस तरह से घूम रहा है कि हमेशा उसका डिस्टेंस इस सेंटर ऑफ सर्कल से सेम है, जिसे हम रेडियस कहते हैं। तो इस तरह से मैं सर्कल को डिफाइन करता हूँ। आगे देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको शायद थोड़ा ब्लर दिख रहा हो, चलिए कोई बात नहीं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, सबसे पहली जनरल इक्वेशन तो ये आती है कि x माइनस एच स्क्वायर होल स्क्वायर एंड y माइनस के का होल स्क्वायर। तो इसमें ये x y वगैरह है क्या चीज़, मैं आपको वो बता देता हूँ। इसमें देखिए, ये एक सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने h, k लिए, और इसका किसी पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस है r, और वो r जिस पॉइंट तक लिया है ना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही हैं। तो जब तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे सेंटर टू दिस पॉइंट, तो ये इक्वेशन लिखकर के आएगी, और इसे मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल कहता हूँ। बस सीधी सी बात है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। और सेकंड इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के बेसिस पे बन जाते हैं। ठीक है, इसी के बेसिस पे बन जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, कुछ नहीं है, जो मैंने इक्वेशन आपको थोड़ी देर पहले बताई, उसी को जब आप ओपन कर दोगे, उसके स्क्वायर्स को, होल स्क्वायर जो हैं उसको ओपन कर दोगे, तो आपको ये मिल जाएगा। बट तुम लोग बोल रहे हो भाई जी कहाँ से आ गया, एफ कहाँ से आ गया, सी कहाँ से आ गया, वहाँ पे तो था नहीं, वहाँ पे तो एच और के था। तो मैंने रिप्लेस कर दिया। वहाँ पे मैंने क्या किया था, सेंटर एच को के माना था, बट यहाँ पे मैंने सेंटर को रिप्लेस कर दिया यहाँ से। तो आपके पास सही आंसर आएगा, कोई चिंता की विषय नहीं है। और रेडियस को मैंने सी ले लिया है। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन आ जाएगी। आंख बंद करके एक बार रिवाइज करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस सी इक्वल्स टू 0, वेयर रेडियस इज अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। हाँ, रेडियस ही है, सी इज़ द कॉन्स्टेंट। मैंने गलती से सी को रेडियस बता दिया था। और कंडीशन है इसके पीछे। क्या कंडीशन? देखिए, कंडीशन है कि जो इसमें कोफिशिएंट है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपने देखा होगा दोनों कोफिशिएंट सेम है, 1 1। जोड़ी नहीं, 1 1 भी हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। किसके? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के। तो ये जो है कंडीशन ही सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और उसके बाद कंडीशंस दे रखी हैं, जैसे रेडियस कैसे है ना, आइए उसको देख लेते हैं। अगर रेडियस 0 है, रेडियस 0 है तो क्या सर्कल होगा? नो, वो एक पॉइंट होगा। जब रेडियस 0 होगा तो क्या होगा? तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। और जब रेडियस डिफाइन होगा तो क्या होगा? तो ये होगा। तो रेडियस जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 से छोटा हो गया तो अनरियल सर्कल है, दिमाग में इमेजिन ही कर सकते हो उसको, होगा नहीं वो। ठीक है। और एक और IIT में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको भी देख लो। ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, एक ये डायमीटर के क्वेश्चन कहते हैं इसे। ये 3 तरह की हमने जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ी हैं। ये लास्ट फॉर्म है उस इक्वेशन की। ये क्या है कि देखो, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया x1 y1, एक मैंने पॉइंट यहाँ पे ले लिया x2 y2। ठीक है, तो जब आप बताइए भाई डायमीटर है, उसका जो सेंटर पॉइंट होगा सर्कल का,
वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला से आप इसका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, जो कि ये आ जाएंगे, क्योंकि 1:1 में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है स्ट्रेट लाइन की मदद से। तो क्या इक्वेशन बनेगी जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली, ठीक है, ये वाली इक्वेशन लिखनी है। तो ये डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं आईआईटी में, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं एक दो क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट को क्या होता है, पहली बात तो कि जैसे ये मैंने सर्कल बनाया, ये एक्सिस बनाए, तो यहाँ पे जो है ये वाई एक्सिस को भी काट रहा है, एक्स एक्सिस को भी काट रहा है। कितनी लंबाई से काट रहा है, ये वाई इंटरसेप्ट है, ये एक्स इंटरसेप्ट है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखिए, अभी आपको पता ही है, देखो यहाँ पे इक्वेशन के अंदर सेकंड वाली f जुड़ा है y के साथ, g जुड़ा है x के साथ। तो जब हम y इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो f का जिक्र करेंगे, और जब x इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो g का जिक्र करेंगे। देखो y एक्सिस पे अगर इंटरसेप्ट ऐसा बन रहा है तो मतलब f² - c जो है बड़ा है 0 से। बट अगर वो सिर्फ टच कर रहा है, जैसे एज अ टेंजेंट वर्क कर रही है वाई एक्सिस, कहेगा कि वाई एक्सिस इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल। और यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस जो है इंटरसेप्ट बना रहा है और वाई एक्सिस जो है टेंजेंट है। क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करती है, तो वो 0 के बराबर होगा। जब ऐसा होगा तो ये, ठीक है, कंडीशन डायरेक्ट आपको लिखी हुई है, बस इसको याद करना है या पेज पे उतार लेना है। और ऐसे ही सेम एक्स एक्सिस के लिए है, अगर टच कर जाएगी तो g² - c = 0 हो जाएगा। अगर इंटरसेप्ट बना रहा है ऐसा वाला तो ये बड़ा हो जाएगा 0 से, और ऐसा है तो 0 से छोटा। अब अगर ये तो हमने अलग अलग से बात की ना, अलग अलग से मतलब पहले x में देखा, फिर y में देखा, अब हम इकट्ठा देखते हैं। तो ये कुछ लेंथ का आपके पास इंटरसेप्ट बन रहा है वाई एक्सिस में, ये कुछ लेंथ का एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट बन रहा है, ठीक है। तो ए बी क्या है, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है, सी डी क्या है, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है। तो ये इसकी लेंथ कितनी होती है, ये देख लो, इसको याद कर लो, आ जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि सर लेंथ बताओ, ये क्वेश्चन में यूज़ होगा, मतलब इसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो ये इसके इंटरसेप्ट का लेंथ आ जाता है। फिर नेक्स्ट देखो, उसके बाद क्या है, अगर इंटरसेप्ट ऐसा बन जाए, अगर इंटरसेप्ट ऐसा बन जाए, देखो कि मतलब ये एज अ टेंजेंट वर्क कर रहे हैं दोनों एक्सिस एज अ टेंजेंट, तो क्या होगा, तो पहले हो क्या रहा था, देखो 0 के बराबर हो जाएगा, f² - c 0 के बराबर, g² - c 0 के बराबर, ये सारी टर्म्स इक्वल हो जाएंगी। c देखो लास्ट, इस पेज के लास्ट में लिखा हुआ है ये वाला कंडीशन, c = g² = f², ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अभी इस पेज पे हमने क्या क्या देखा कि सर्कल होता क्या है, फिर 3 फॉर्म्स देखी उसकी इक्वेशन की। सेकंड फॉर्म में हमने ये भी देखा कि कोफिशिएंट ऑफ x² = y² होना चाहिए, तभी ये वैलिड है। फिर हमने इंटरसेप्ट की बात की, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज कहाँ है, ये रहा। देखिए इसमें क्या है, एक पोजीशन ऑफ द सर्कल, हाँ, पोजीशन जो है एक पॉइंट की और एक लाइन की सर्कल के साथ रिलेशन देखा गया उसका। अब देखो एक सर्कल है, 3 कंडीशंस है, 3 कौन कौन सी कंडीशन है भाई, या तो पॉइंट बीच में हो सकता है, सेंटर में बना दिया मैंने, सेंटर भी हो सकता है, अंदर सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर हो सकता है, सर्कल के ऊपर हो सकता है, सर्कल के बाहर हो सकता है। ऐसे ही लाइन की कंडीशन है, लाइन जो है या तो बाहर हो सकती है, या तो टच कर सकती है, या तो कोड बन सकती है, या तो डायमीटर हो सकता है। इसकी 4 कंडीशंस हैं। तो मतलब ये 4 कंडीशंस, अगर हम लाइन की बात करूँ, अगर मैं लाइन की बात करूँ तो जो है लाइन के 4 रिलेशन बन सकते हैं सर्कल के साथ, या तो बाहर, या तो टेंजेंट, या तो कोड, या तो डायमीटर। ऐसे ही पॉइंट या तो सर्कल के अंदर, या तो सर्कल के ऊपर, या तो सर्कल के बाहर। अब इसको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। अब देखो कैसे पता चले कि भाई पॉइंट कहाँ पे है, रेडियस अंदर है, ऑन द सर्कल है, बाहर। अब देखो ये सर्कल है आपके पास,
ये सर्कल है आपके पास, मान लीजिए पॉइंट जो है सर्कल के अंदर, तो कैसे पता चले ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब पता लगाना है कि भाई ये अंदर है कि बाहर है, कैसे पता करेंगे? तो आपको इसका रेडियस वगैरह पता होगा। तो देखो आपने क्या करना है, सेंटर से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला मेजर कर लेना है और इसका रेडियस देखना है। जो डिस्टेंस आया d, वो अगर रेडियस से बड़ा है तो मतलब पॉइंट ऑब्वियस बाहर होगा, अगर वो d रेडियस से छोटा है मतलब अंदर होगा, अगर वो उसके बराबर है तो मतलब वो पॉइंट रेडियस ही है ऑन द सर्कल है। तो ये 3 कंडीशन है। कैसे पता करेंगे पॉइंट कहाँ है? तो ये 3 आपके पास कंडीशन आती हैं, इनमें से कोई एक होगी। करना क्या है, उस पॉइंट का सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ डिस्टेंस मेजर करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, बस और कुछ नहीं है। वैसे ही लाइन का देखिए, हमने पढ़ा है कि भाई जब हम लाइन के ऊपर, देखिए मेरे सर्कल है, दोबारा किसी और कलर से ड्रॉ करता हूँ। ये मेरे पास सर्कल है। अब देखो लाइन चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो और चाहे सेंटर। जब मैं सेंटर से इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करूँगा ना, वो परपेंडिकुलर ही होगी, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी हमेशा। तो मतलब एक हमने स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला पढ़ा था या हिट किया होगा आपके दिमाग में कि जब किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर एक लाइन फेंकी जाती है किसी लाइन पर, और उस लाइन की इक्वेशन हमें पता होती है ax + by + c = 0, और इस पॉइंट का भी हमें जो है वर्टेक्स पता होते हैं। क्या है इसके पॉइंट्स के वर्टेक्स, देखिए -g - f, ये सेंटर ऑफ सर्कल। तो हम क्या इस जो लाइन परपेंडिकुलर लाइन है इसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं? हाँ, स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो वो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए, देखो इसमें रिजल्ट को मैं आपको वैसे बता देता हूँ, इसको आपको नोट ही करना पड़ेगा। किसी पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है किसी लाइन पर, तो ये डिस्टेंस d कितना है ये पता लगाना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, नहीं पढ़ा होगा वैसे तो, ठीक है। देखिए क्या किया मैंने, x की जगह ये चीज़ रख दी, y की जगह ये चीज़ रख दी, और नीचे √, इसके कोफिशिएंट्स का सम। चेक कर लेते हैं एक बार, सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। इन्होंने k लिया है, वो इसलिए k लिया है क्योंकि हमने जो है c कंसिडर किया है सर्कल के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म, तो इसलिए इन्होंने k लिया है। आप k ले सकते हो, देखो यहाँ पे k ले लो, जैसे ही रहने दो, चलो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन टर्म नहीं है। तो क्लियर हो गया, इस फॉर्मूले को आपने याद कर लेना अच्छे से। 4 कंडीशंस हैं, या तो लाइन बाहर, या तो लाइन ऊपर, या तो लाइन अंदर, या तो लाइन डायमीटर पे। अब कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे लाइन, ये भी आपको डिस्टेंस पता करके ही चलेगा। अब डिस्टेंस कैसे निकालना है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया, डिस्टेंस निकालो और रेडियस से कंपेयर करो। अगर रेडियस ज़्यादा है लाइन के डिस्टेंस से तो मतलब लाइन अंदर है, अगर रेडियस बराबर है डिस्टेंस के तो मतलब वो डायमीटर है, अगर वो रेडियस कम है तो मतलब लाइन बाहर है। ठीक है, हो गया क्लियर? तो ये आपके पास कंडीशन आती है, और ये आपके पास मैंने आपको अभी तक क्या बता दिया, सर्कल के साथ लाइन और पॉइंट का कैसे पोजीशन फाइंड करें, और 3 इक्वेशंस बता दी हैं, इंटरसेप्ट बता दी है, 3-4 चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
रिलेशन बिटवीन टू सर्कल्स। आई थिंक इससे पहले भी कुछ है। हाँ, ये डिफरेंट कंडीशंस ऑन अ सर्कल। ऐसा करता हूँ, मैं छिप जाता हूँ, मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, फिर देख लेता हूँ लिख पा रहा हूँ। हाँ, लिख पा रहा हूँ यहाँ पे भी, ठीक है। देखिए कंडीशंस, डिफरेंट कंडीशंस ऑफ ऑन अ सर्कल। सबसे पहला क्या है, फॉर्म 1, when circle passes through the origin and has intercepts 2a and 2b on x and y axis, then इक्वेशन क्या होगी सर्कल की, आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, ठीक है। कह रहा है कि जब सर्कल जो है ओरिजिन से पास कर रहा होगा और 2a एंड 2b इंटरसेप्ट बन रहे होंगे x और y एक्सिस के साथ, तो उसकी इक्वेशन ऐसी होगी। अगर गाइस मैं पूछूँ ये आया कहाँ से होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं ऐसे सर्कल की जिसमें दोनों इंटरसेप्ट बन रहे होते हैं, तो उसकी हमने एक कंडीशन देखी थी कि इसकी लेंथ कितनी है। देखी थी कि नहीं देखी थी? देखी थी। अब उसने हमें दे ही रखा है कि ये लेंथ 2 है और ये 2b है, तो क्या मैं उसको कंपेयर नहीं कर सकता? 2a को मैं कंपेयर कर सकता हूँ अंडर - c से, 2b को कंपेयर कर सकता हूँ 2 अंडर - c से, और यहाँ से मेरे पास f g c वगैरह की वैल्यूज निकल जाएगी। f और g की वैल्यू मेरे को क्या देगा, f और g की वैल्यू मेरे को क्या देगा, सेंटर ऑफ द सर्कल दे देगा। c क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है। तो मैं यहाँ से क्या, जब मेरे पास ये आ जाएगा तो मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं लिख सकता। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो बस खुद भी लिख सकते हो, बट ट्रिक मतलब छोट ट्रिक, ज़्यादा समय ना वेस्ट हो, तो ये आप कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। मेरे ख्याल से याद करना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें IIT एस्पिरेंट्स को याद करने के लिए होती हैं। इतना बड़ा सिलेबस है, छोटी छोटी चीज़ें याद करने बैठे तो क्या फ़ायदा, भूल ना जाएंगे। और कॉनिक सेक्शन में तो है ही बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ें, टेंजेंट, नॉर्मल, आगे लिप्स वगैरह में बहुत कुछ आएगा। फॉर्म 2 क्या कहती है, सर्कल जब टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, अब उसने बोला सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इंटरसेप्ट नहीं बना रहा, टच कर रहा है। तो मैंने ये शुरू में बता दिया था, जनता ध्यान से देखेगी कि मैंने ये शुरू से ही बता दिया था। शुरू में उसने बोला है कि ये टच कर रहा है यहाँ पे पॉइंट पे। जब ये टच करता है ना एक्स एक्सिस पे, तो क्या होता है इसका, देखो मैंने वहाँ पे आपको ऐसे साफ साफ बताया था कि जब टच करने पे कंडीशन क्या रहती है, g² जो है c के बराबर हो जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हो। और ये आया कहाँ से ये भी बता देता हूँ। देखिए आपके पास इसकी लेंथ क्या होती थी इंटरसेप्ट की एक्स एक्सिस पे, 2 √g² - c। अब लेंथ तो कुछ है नहीं इसकी, ये 0 के बराबर है, तो ये कट गया, स्क्वायर रूट हट जाएगा, g² बराबर आ जाएगा c के। तो यहाँ से आया, ठीक है। और दूसरी बात अगर मैं बात करूँ कि अब अगर ऐसा हो जाए तो करना क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या लगाएं कि हमारा क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए। तो आपने कुछ नहीं करना, g² यहाँ पे था ना, c की जगह g² भर दे, यहाँ पे तो g रहेगा ही रहेगा, c की जगह g² भर दे, एक ये काम करना है आपको। और जो इसके कोऑर्डिनेट्स है, या तो आपने, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूँ, x - h होल स्क्वायर + y - k होल स्क्वायर = r², ये वाली इक्वेशन की बात करूँ, तो उसमें हमने देखा था कि इसके सेंटर क्या था, h के। अब ये तो क्लियर है कि ये एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, तो मतलब इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। इसका जो है यहाँ पे अगर a, 0 लिखा जाएगा ना इस पॉइंट को, ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए यहाँ पे h क्या होगा, ये h जो है ये a के बराबर हो जाएगा। a क्या है, जहाँ पे पॉइंट टच कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई है ना, तो अच्छी बात है। अब इसमें क्या होगा, जब ऐसा हो जाए तो जो रेडियस होगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, k के ऊपर। तो ये हम मोड ऑफ k ले सकते हैं। तो यहाँ इस केस में एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि ये वाली कंडीशन लगनी है। और क्या होगा, जब एक्स एक्सिस पे टच करेगा तो उसका रेडियस वाई एक्सिस वाला जो है ना, वाई वाला वर्टेक्स उसके ऊपर डिपेंड करेगा सर।
और ऐसा ही उल्टा हो जाएगा वाई एक्सिस में। जब वाई एक्सिस पे टच करेगा सर्कल तो क्या होगा, एफ स्क्वायर सी के बराबर हो जाएगा और रेडियस इसके एक्स एक्सिस पे के बराबर हो जाएगा। तो आपके पास देखो एफ स्क्वायर सी और यहाँ पे जी भी ले सकते हो, ये तीन चीज़ों में रिलेशन आ गया, तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल आराम से लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वही बात आ गई, व्हेन सर्कल टचेस एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, जब वो ओरिजिन पे टच कर रहा है तो क्या कंडीशन होगी, तो आप ये आपकी इक्वेशन ये होगी और रेडियस ये होगा। याद कर लीजिए इसको। एक्स एक्सिस की बात की है तो मतलब एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो सेंटर ये था, एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो रेडियस वाई हो जाएगा। ऊपर भी ऐसा ही किया हमने कि एक्स एक्सिस की बात की, एक्स एक्सिस पे टच किया तो सेंटर हमने रेडियस हमने वाई वर्टेक्स लिया। और आपको पता भी है क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वही आएगा। डिस्टेंस फार्मूला लो, डिस्टेंस फार्मूला से आप उस पॉइंट का और एच कोमा के का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो के ही आएगा। और ये मैं बता चुका कि जब वाई एक्सिस पे टच करेगा तो ये हो जाएगा और इस बार क्या हो जाएगा, रेडियस मोड ऑफ एच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर्कल अगर दोनों एक्सिस पे टच कर रहा है इस बार तो रेडियस जो है दोनों बराबर हो जाएंगे और ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे एच स्क्वायर लिखो या के स्क्वायर लिखो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। जब सर्कल टच करेगा वाई एक्सिस पे ओरिजिन पे, ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी। अब वाई एक्सिस की बात की है तो हम एक्स एक्सिस का जो एक्स एक्सिस का वर्टेक्स था वो रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो उसी को पुट कर दिया, बस उसी को पुट कर दिया और नहीं कुछ भी किया। वही चीज़ है, देखो वाई एक्स एक्सिस में क्या किया, वाई वाला कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर और यहाँ पे ये। तो ये मैंने अभी तक 5 फॉर्म्स आपको करा दी हैं और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में डायरेक्ट रिजल्ट्स यूज़ होंगे आपके। बोलेगा कि जी सर्कल जो है ओरिजिन के साथ इंटरसेप्ट बना रहा है तो फाइंड इट या फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आपको कुछ नहीं करना, आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि अच्छा सर्कल जो है ओरिजिन के साथ वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट बना रहा है या पॉइंट टच कर रहा है, तो क्या इक्वेशन होगी। तो इक्वेशन याद ना भी आए कोई बात नहीं, ये याद कर लेना कि वाई एक्सिस के नाम हुआ है तो रेडियस जो है एक्स एक्सिस वाला। तो मतलब ये आपको कंडीशंस याद होने चाहिए कि यहाँ पे इंटरसेप्ट बन रहा है तो ये डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगी, ये यहाँ पे पॉइंट टच कर रहा है अगर एक्स एक्सिस पे तो ये रेडियस के बराबर हो जाएगा और ये कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये आपको मिल भी जाएगा पेज, इसको एक बार आपने देख भी लेना अच्छे से। नेक्स्ट देखिए क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट टू द सर्कल। टेंजेंट की लेंथ देखिए किसी पॉइंट से सर्कल पे। अब कोई पॉइंट ले लिया हमने P आउटसाइड द सर्कल और एक टेंजेंट हमने ले रखी है PA। PA क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, तो हमें लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P। पॉइंट P की कोऑर्डिनेट्स भी लिखे x1 y1 और सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, रेडियस वगैरह सब कुछ पता ही है, r - g - f उसके ओरिजिन सर्कल के सेंटर है। तो हमें PA की इक्वेशन फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर होता है, आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस से PA की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, ज़रूर निकाल सकते हैं। कितनी आ जाएगी, अंडर द रूट इक्वेशन ऑफ द सर्कल। यहाँ पे देखो मैंने प्रूव भी किया है, PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो PA आपके पास इतना आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1, और ये है क्या, ये तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकला जिसे मैं x1 से डिनोट कर सकता हूँ। तो मैं कहूँगा अगर कोई पॉइंट बाहर है सर्कल के और उससे कोई टेंजेंट बन रही है और उस टेंजेंट की लेंथ पूछी गई है तो कितनी होगी, अंडर द रूट सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, ये लेंथ होगी टेंजेंट की। क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन टू सर्कल्स। केस 1 एक्सटर्नल। हाँ, तो हम कहाँ पे थे,
आइए मैं इसको आपको ना बोर्ड पे समझाता हूँ, ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, थोड़ा इसको अच्छे से करते हैं फिर। हाँ, तो रिलेशन देखने वाले हम दो सर्कल्स के बीच में हमने क्या क्या कर लिया, पहले ये एक बार ऊपर से बता दूं आपको। तो सर्कल की 3 इक्वेशन, इंटरसेप्ट देख लिया, उसके बाद रिलेशन देख लिया पॉइंट और लाइन का सर्कल के साथ, कंडीशंस देख ली सर्कल पे ज़्यादा से ज़्यादा कौन कौन सी हो सकती थी, और क्या देखा अभी तक हमने ये देखा है, और रिलेशन देखेंगे दो सर्कल्स के बीच में। तो सबसे पहला हमारे पास टाइप आती है व्हेन सर्कल्स जो है टच नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नली हैं। देखने में कैसे लगती है फिगर, आइए दिखाता हूँ आपको। ऐसा दो सर्कल्स हैं अलग अलग रेडियस के, इसका रेडियस मान लेते हैं R1 है, इसका रेडियस R2 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और एक पॉइंट P ले लेते हैं। जब मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो इसके ऊपर भी बनती है, इस पर ड्रॉ करता हूँ तो इसके ऊपर भी बनती है, और दो टेंजेंट्स और बनती है हमारे पास इस केस में, और वो है एक पॉइंट यहाँ से, एक ऐसे। तो टोटल टेंजेंट्स इस केस में कितनी बनती हैं? 4, जिसमें से 2 हैं DCT, जिसे मैं कहता हूँ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जिसमें मैंने रेड शेड किया है, ये है DCT। और जिस पे मैंने पर्पल शेड किया है, सॉरी ये मैंने गलती से यहाँ पे कर दिया, ये जो है पर्पल शेड वाली, इसे मैं कहता हूँ TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। 4 तरह की टेंजेंट आती हैं। सॉरी गाइस। अब इसकी पहचान क्या है? देखो, अब कई सारे तरह के हम रिलेशन देखेंगे दो सर्कल्स के बीच में, इंटरसेक्टिंग, कंसेंट्रिक, टचिंग, है ना, एक एक्सटर्नल जो अभी देख रहे हैं। तो पहचान क्या है कि पता कैसे चलेगा कि ये कौन सी टाइप है, कौन सा रिलेशन हम देख रहे हैं? तो इसमें ये पहचान होती है कि AB जो है वो बड़ा रहता है R1 + R से। ऑब्वियस सी बात है, देखिए AB का डिस्टेंस इतना है, R1 इतना है, R2 इतना है, तो बीच का डिस्टेंस तो खाली रह गया, तो मतलब AB बड़ा है। तो ये इसकी पहचान है। अगर आपने AB निकाल लिया, कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे। A क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ R1 रेडियस, सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ R2 रेडियस इज B। तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लो, ये आपको पता ही है, कर लो चेक कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, आपसे पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास आता है कि लेंथ ऑफ DCT की लेंथ कैसे निकालें? जो लंबी सी मैंने आपको बताई है, तो आपको पता चल गया। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने कराया कि एक सर्कल है, कोई पॉइंट बाहर है, उसके जो है लेंथ निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई? तो मैंने आपको बताया था, ये टेंजेंट की लेंथ जो होती है PA, वो √S1 आती है। अब S1 क्या था? इसके कोऑर्डिनेट्स थे, रिप्लेस कर दिया वो था सर्कल की इक्वेशन में, बस थोड़ी देर पहले कराया ये। तो इसकी लेंथ आप निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट फार्मूला क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो DCT की लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, L = D² - R1 - R2 होल स्क्वायर। और TCT की लेंथ निकालने के लिए आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, L' = D² - R1 + R2 का होल स्क्वायर। तो ये TCT की है और ये DCT की लेंथ, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि बताइए DCT की इक्वेशन क्या है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है और थोड़ा टफ लगता है कईयों को, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, एक 2 सर्कल ये मैंने बना लिए हैं, और ये मेरे पास 2 DCTs भी बन गई हैं। ये DCTs हैं, पॉइंट X पे मीट कर रही है, ये मेरे पास पॉइंट B है, ये मेरे पास पॉइंट A है, और ये मान लेते हैं X एक्सिस ही है, ठीक है। क्वेश्चन की फ्रेम में आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो है ये ओरिजिन पे है और ये 4 यूनिट्स आगे है। तो ओरिजिन पे है तो इसको मैं 0,0 लिख लेता हूँ, इसको मैं 4,0 लिख लेता हूँ। इसके बारे में, एक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये पॉइंट P मान लेते हैं, इसको पॉइंट को Q मान लेते हैं, और ये आपको आई थिंक गिवन है। मान लीजिए आपको सर्कल की इक्वेशन ही उन्होंने अगर दे दी, तो इसकी सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी है x² + y² = 4, और इसकी इक्वेशन आपको दे रखी है x - 4² + y² = 1। तो यहाँ से क्लियर है यार कि ये रेडियस जो R1 है
वो है 2 और रेडियस R2 है वो 1 है। बस कंपेयर किया है फर्स्ट फॉर्म इक्वेशन के साथ। तो अब हमें क्या करना है, जो इस Px ये जो पॉइंट है, मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूँ कुछ भी मान, या P रहने दो, P जो है P और X ये आपके पास एक क्या बन रही है, टेंजेंट बन रही है। किसके ऊपर? इस ट्रायंगल, इस सर्कल के ऊपर भी और इस सर्कल के ऊपर भी। और उसने कहा है कि इसकी इक्वेशन बताइए। आइए इसको इक्वेशन बताते हैं। 2 इक्वेशन आएंगी क्योंकि 2 डिस्ट्रीब्यूटिव हैं। कैसे फाइंड करेंगे? देखो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल आपके पास, जनता देखो ध्यान से, ये बन रहा है, ये लंबा वाला PAX, और एक बन रहा है QBX। दोनों सिमिलर हैं, 90 डिग्री हो गया, x कॉमन हो गया, तो एंगल प्रॉपर्टी से दोनों सिमिलर आ गए। अब जब दोनों सिमिलर आ गए तो हमने 10th में पढ़ा हुआ है कि भाई जब सिमिलर हो जाते हैं ना तो इनके जो रेशियोज होती हैं साइड्स की, ये बराबर हो जाती हैं। इनके ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट जो सेम एंगल्स हैं उनके ऑपोजिट साइड्स जो हैं रेशियो में आ जाती हैं बराबर। तो ये हो गया। अब ध्यान से अगर इनको एनालाइज किया जाए तो A ऐसा है, B यहाँ पे है और X यहाँ पे है, ऐसा ही है ना, A B और X। और ये आपको कितना दिया हुआ है? AB नहीं दिया हुआ, आप खुद निकाल सकते हैं। क्यों? A 0 0 है, B 4,0, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और जल्दी से निकालो, ठीक है। और ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको ये गिवन है और ये भी गिवन है। ये R2 आ जाएगा आपके पास, ये R1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा फिर? AB का डिस्टेंस R1 - R2, ठीक है। तो ये आया कैसे? इस रिजल्ट से। अब जब आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि x जो है डिवाइड कर रहा है AB को एक्सटर्नली। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला जब आप करेंगे सोल्व तो x आएगा 8,0। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, ये आ गया आपके पास। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक लाइन लेनी है। मतलब आपको देखो ये चीज़ पता चल गई कि x के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 8,0। अब हम एक लाइन ले रहे हैं P और X, P से लेकर X की जो लाइन है ना वो कंसीडर कर रहे हैं। मान लेते हैं कि उसके अंदर जो है स्लोप है m। तो स्लोप फॉर्म जो है हमारे पास, नॉर्मल वाली फॉर्म क्या है, स्ट्रेटल में पड़ी थी, y = mx + c। तो mx वाली फॉर्म लगा करके मैंने PA की इक्वेशन लिख दी। अब क्योंकि वो परपेंडिकुलर है किसके, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है इस, ये जो रेडियस है ये उसके परपेंडिकुलर है। तो मैंने आपको बता रखा है कि किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालना है। किसी लाइन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फेंका जा रहा है किसी पॉइंट से, तो कैसे निकाला जाए। वो बड़ा सा फॉर्मूला बताया था ना, D mod A × उसके वर्टिसेस, ऐसे ऐसे वो वाला फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। तो वो फॉर्मूला लगाएंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है, रेडियस 8m √1 + m²। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो m आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस के 1√15। m की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें और आपके पास क्योंकि प्लस माइनस है इसलिए 2 इक्वेशन आ जाएंगी, और दोनों इक्वेशन आपके पास आ गई, ये किसकी, एक इसकी, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे निकालते हैं DCT की इक्वेशन इन केस ऑफ एक्सटर्नली जो हैं हमारे पास सर्कल्स। तो नेक्स्ट आता है TCT की इक्वेशन कैसे निकाली जाए भाई। इसी केस में TCT की इक्वेशन कैसे निकाली जाए। तो एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, तो एक ऐसे टेंजेंट बन रही है, कैसे बन रही है, ठीक है। तो मान लीजिए इसका रेडियस आपको दे रखा है 2, इसका रेडियस आपको दे रखा है 1, ये A है, ये B है। पहले तो पता करना है कि एक्सटर्नली है कि नहीं। हाँ है, क्योंकि जब मैं AB निकालूंगा तो R1 से R2 से बड़ा आएगा। तो अब करना क्या है, इसकी इक्वेशन आपको दे थी सर्कल की, इसकी भी दे रखी है। अब इस बार इस केस में क्या होता है कि इस केस में सेक्शन फॉर्मूला जब लगाते हैं ना तो जो T आता है वो इंटरनली टच करता है और वो डिवाइड करता है R1 / R2 में। यहाँ पे जो T आएगा वो इंटरनली टच करेगा, या X मान लो, लास्ट केस में हमने X माना था। तो ये आपको कोऑर्डिनेट्स पता है 0,0, इसका पता है 4,0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जैसे हम लास्ट केस में निकाले वो निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा, 8/3,0। डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब काम कोई वही करना है कि क्योंकि देखो ये भी इसके परपेंडिकुलर तो होगा, रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला कह रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला लगाओ और D निकाल लो इसमें भी। तो जब D निकालेंगे तो D निकालते वक्त D तो पता ही है आपको 2, तो 8m √, वही चीज़ लिखेंगे तो आपके पास m आ जाएगा ±3 √7। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन लिखो अब इसकी, इस
ये P है, ये PT की इक्वेशन क्या आएगी? तो PT की इक्वेशन आएगी आपके पास y इक्वल्स टू m x प्लस सी। तो ये इक्वेशन थी, m की वैल्यू ±3√7 भरिए, तो 2 इक्वेशन आ गई, TCT की वैल्यू आ गई, DCT की 2 इक्वेशन आ गई आपके पास। तो ऐसे निकालते हैं TCT की, ठीक है, ऐसे निकालते हैं TCT की इक्वेशन। तो इस पूरे पेज में यही बताया हुआ है, ठीक है, इस पूरे पेज में आपको यही बता रखा है। बस ये मेन एक तो चीज़ मैंने नहीं बताई, जो ये देखिए, एक ये है कि S1 माइनस S2 करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास? कॉमन कोड की इक्वेशन आएगी, कॉमन कोड ऑफ टेंजेंट, एक ये चीज़ है। और एक ये रिजल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, DCTs जो हैं हमेशा एक्सटर्नल टच करेंगी, इसलिए सेक्शन फॉर्मूला में याद रखो कि हमेशा क्या होगा कि R1 बड़ा होगा और R2 छोटा होगा, क्योंकि X जो है वो एक्सटर्नल टच करेगा। और TCTs में अगर बात की जाए तो X हमेशा इंटरनल टच करेगा, इसलिए R1:R2 आएगा। तो आप डायरेक्ट इसको याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्म्स की ओर। उससे पहले हमारे पास देखो ये चीज़ वही आएगी, रिपीट होएगी। देखो जो मैंने वहाँ पे लिखा था ना S1 माइनस S2 करके, वो यहीं पे आ गया। आइए समझ लेते हैं इसको। रेडिकल एक्सिस। अब रेडिकल एक्सिस क्या होता है? रेडिकल एक्सिस होता है लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द टेंजेंट ऑफ इक्वल लेंथ्स आर ड्रॉन टू 2 डिफरेंट सर्कल्स। एक ऐसा पॉइंट जहाँ से 2 इक्वल लेंथ की टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकें 2 डिफरेंट सर्कल्स को। तो एक P ऐसा पॉइंट है और 2 सर्कल्स हैं मेरे पास जो टच नहीं कर रहे, एक्सटर्नली हैं, उन पे 2 टेंजेंट्स बनाई जा रही हैं और दोनों टेंजेंट्स सेम है, लेंथ की हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने एक सर्कल की इक्वेशन ले ली ये, और दूसरे सर्कल की इक्वेशन मेरे पास ये है, और मैंने कहा कि जो मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं वो दोनों बराबर है, वो दोनों क्या हैं? बराबर है। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा, अब सोल्व कैसे करेंगे भाई? देखो अब इसका आपके पास रेडियस है, हाँ है, और मैंने आपको बता रखा है कि इसकी लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, बता रखा है ना। दोनों की लेंथ फाइंड करो, अलग अलग आएगी, क्योंकि इसका रेडियस अलग आएगा, इसमें F1 C1 G1 आएंगे, इसमें F2 C2 वगैरह आएंगे, और उन दोनों को इक्वल कर दो तो आपका C आंसर आता है, जो कि किसके बराबर होता है? इसके बराबर। तो इसलिए डायरेक्ट याद रखो कि 2 सर्कल्स हैं, अगर उनके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है किसी पॉइंट से जो कि इक्वल लेंथ की हैं, तो क्या होगा? उन दोनों सर्कल्स को किसी भी तरह से, चाहे इसको इसमें से माइनस करो, वो हमेशा 0 के बराबर आएंगे। मतलब ये है कि उनकी इक्वेशन बराबर आएगी, सीधी बात, उन सर्कल्स की इक्वेशन बराबर आएगी। कहानी ख़त्म हो गई भाई, कहानी ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केस क्या है? पिछला केस था कि जो सर्कल्स हैं वो आपस में टच नहीं कर रहे, एक्सटर्नली हैं। अब यहाँ पे क्या है? वो टच कर रहे हैं, किसी पॉइंट पे टच कर रहे हैं। तो अब पहचान कैसे की जाए? तो यहाँ पे क्या होगा? जो डिस्टेंस D है वो R1 R2 के बराबर होगा। यहाँ पे 3 टेंजेंट होंगी, 2 होंगी DCT और 1 होगी TCT। DCT तो आपको दिख ही रही है, देखो, और TCT कहाँ होगी? देखो TCT कैसे बनेगी? TCT कोई बता सकता है? तो ऐसे बनेगी, ये बनी तो ये TCT, तो एक TCT बनी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ DCT कैसे निकालेंगे भाई? जैसे लास्ट केस में निकाला। याद रखना DCT में क्या था? R1 पूरा बड़ा था और R2 छोटा था, एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा था। अब लेंथ इस केस में DCT की क्या होगी? ये होगी। डेरिवेशन क्या है? ध्यान से देखो, डेरिवेशन भी दे रखी है साथ में। लास्ट केस में मैंने पढ़ा था कि DCT की लेंथ ये होती है, और यहाँ से इसका रिजल्ट यहाँ पे उठा के डाल दो तो आंसर ये आ जाएगा। और लेंथ ऑफ TCT क्या होगी? 0, कोई लेंथ नहीं DCT की। क्यों? क्योंकि सीधी तो है बेचारी, डंडी की तरह खड़ी हुई। उसके बाद इक्वेशन देखिए अगर TCT की, तो कैसे निकालेंगे? जो इक्वेशन आएगी रेडिकल एक्सिस की वही TCT की इक्वेशन होगी। कैसे? अब ये कुछ समझ पाया क्या? अब देखो रेडिकल एक्सिस का क्या मतलब है? ऐसी टेंजेंट ड्रॉ करनी दोनों सर्कल्स के ऊपर जिनका लेंथ सेम हो, ठीक है। तो ये ऐसी टेंजेंट है जो 2 सर्कल्स के ऊपर बन रही है और इसकी लेंथ सेम है, तो एक रेडिकल एक्सिस तो हुई है और ये TCT भी हुई। तो इसलिए इसका इक्वेशन वही आ जाएगा जो रेडिकल एक्सिस का आएगा, सीधी बात ये। अब देखो एक बार मैंने डेरिवेशन करा दी ना आपको कि कैसे निकालेंगे इक्वेशंस, तो भी मेरे को हर केस में कराने की ज़रूरत नहीं है, अब आप समझ पाएंगे। केस नंबर 3 की ओर बात करें तो इंटरसेक्टिंग आ गया। अब टच कर रहे थे, अब इंटरसेक्ट हो गए। तो मतलब डिस्टेंस D जो है कम होगा R1 + R2 से, बट उसका मोड जो है R1 - R2 का वो बड़ा।
कम डिस्टेंस जो डी है ए बी, ये डी है, ये कम होगा R1 प्लस R2 से, मगर ये बड़ा होगा इसके मोड से, हमेशा याद रखेंगे। अब इसके बीच में कितनी टेंजेंट बन सकती हैं? 2 ही टेंजेंट बन सकती है और वो होंगी DCT। कैसे निकालेंगे DCT की इक्वेशन? वही जो पहले केस में जैसे निकाली थी। DCT की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? क्या फॉर्मूला रहेगा? तो वही फॉर्मूला रहेगा जो पहले वाले केस में रहा। रेडिकल एक्सिस की जो है कैसे करेंगे? रेडिकल एक्सिस या कॉमन कोड जैसे मैं कह दूं तो रेडिकल एक्सिस देखो लास्ट केस में क्या था टचिंग वाले में कि रेडिकल एक्सिस जो है TCT ही बन गई। अब इस केस में क्या होगा? रेडिकल एक्सिस जो होगी वही इस सर्कल की कोड होगी। अब ये एक इक्वेशन बन रही है, ये जो है टेंजेंट बन रही है, और ये जो है ध्यान से देखा अगर तो इस सर्कल पे एज अ कोड काम कर रही है और इस सर्कल में भी एज अ कोड काम कर रही है। तो मतलब इस बार जो रेडिकल एक्सिस बनने वाली है वो एज अ कोड कॉमन कोड भी काम करेगी, ठीक है, एज अ कॉमन कोड भी काम करेगी। उसकी लेंथ अगर फाइंड करनी है तो इतनी लेंथ जो आएगी, हाफ लेंथ, वो इतनी है। इसका ट्वाइस कर दो तो पूरी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लास्ट कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है, एक के अंदर एक। तो इसमें क्या होगा कि ए बी जो है वो R1 माइनस R2 के मोड के बराबर होगा। एक ही टेंजेंट बनेगी, बनी हुई है, देखो सामने आपके एक ही टेंजेंट बनेगी और वो बनी हुई है। लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको दे रखा है। इक्वेशन जो है DCT की वो रेडिकल के बराबर होगी। कैसे? रेडिकल का क्या मतलब था? ऐसी टेंजेंट दोनों सर्कल पे सेम लेंथ की, तो सेम ही तो है, और वही इसकी टेंजेंट भी है और यही DCT भी है। तो ये आपके पास 4 तरह के रिलेशन थे 2 सर्कल्स के बीच में। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है कि फॉर्म, मतलब तरह तरह की पॉइंट फॉर्म। सबसे पहले देखिए, टेंजेंट जो है हम ड्रॉ किया है, टेंजेंट वो सर्कल एट अ गिवन पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो था हमें पता था वहाँ पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते थे, तो अब हमें क्या करना है, उस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो 3 तरह से मैं फाइंड कर सकता हूँ। एक मेरे पास पॉइंट फॉर्म होती है, एक पैरामीट्रिक फॉर्म होती है, एक स्लोप फॉर्म होती है। देखिए पॉइंट फॉर्म क्या है, अगर वो पॉइंट जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है या हो रही है, तो वो पॉइंट अगर x1 y1 है और सर्कल की इक्वेशन ये है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होगी। ऐसे ही पैरामीट्रिक पॉइंट क्या है, अगर जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है या जहाँ पे हो रही है, जैसे कि ये सर्कल है ना आपके पास, और यहाँ से आपके पास ये टेंजेंट ड्रॉ हो रही, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, देखो तो ये पॉइंट है जहाँ पे आपकी टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर हम कंसीडर कर लें a cos थीटा प्लस a sin थीटा, तो आपकी टेंजेंट की इक्वेशन ये आ जाएगी। ऐसे ही स्लोप फॉर्म में अगर मैं कंसीडर कर लूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, तो इक्वेशन ये आ जाएगी। ये आपको पेज मिल गया, इसको नोट ही करना पड़ेगा आपको, याद करना पड़ेगा, और कुछ चारा नहीं है इसमें, ठीक है। अब केस आता है कि देखो अगर हम सर्कल कंसीडर कर रहे हैं, सर्कल का सेंटर जो है, जो सर्कल है उसका सेंटर है ओरिजिन पे, और अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे होता है तो क्या होता है, देखो h कोमा के 0 हो जाता है और इक्वेशन सीधी आ जाती है x² + y² = रेडियस का स्क्वायर। जबकि दूसरे केस में ऐसा नहीं होता। तो उसी फॉर्म्स को मैंने थोड़ा यहाँ पे थोड़ा गंद डाला हुआ था ना, यहाँ पे थोड़ा साफ साफ से दोबारा लिख दिया है टेंजेंट की फॉर्म्स को। इसको आपने याद कर लेना है। आप अगर ये वाली फॉर्म्स को याद करो, ये तो आपको ऐसे याद हो जाएंगी, इसमें तो कोई बड़ी डील है नहीं। सॉरी, ये वाली को याद करो, ये वैसे हो जाएगी। कैसे? देखो इसमें क्या किया हुआ है, x1 y1 = a²। जो x था ना उसको रिप्लेस किया हुआ है। ये क्या हो गया, देख लेना, आपके पास पेज रहेगा, स्क्रीनशॉट खींच लो, खींचना है। मेरे तो पता नहीं अपने आप खींच हो गया, कैसे खींच गया, ठीक है। इसको आपने पढ़ लेना और याद कर लेना। अगर प्रॉब्लम आई तो कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट चैप्टर के रिव्यू में, नेक्स्ट चैप्टर आई थिंक इलिप्स का मैं फुल करूँगा। अगर आप कहो तो और भी चैप्टर के बता सकता हूँ, बाइनोमियल, स्ट्रेट लाइन वगैरह के भी 1 शॉट, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर शायद इलिप्स रहे, तो उसमें पहले अगर आपका कोई डाउट हो तो ले लेंगे। ये आपने खुद लर्न कर लेना है अच्छे से,
अब आती है कोड। कोड होती क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए भाई। तो कोड ऐसी कोई लाइन जो अंदर बनती है ऐसे और 2 पॉइंट्स पे कट करती है, ठीक है। ये चीज़ आपकी याद करने वाली है, इसको याद कर लेना, खुद में इसमें बताने के लायक कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे कोड जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट इज कॉल्ड कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स। द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम दिस टू द सर्कल इज दिस वेयर ट्रांसफॉर्मेशन इज 0। अब देखो कह रहा है कोई पॉइंट हमने कंसीडर किया है P आउटसाइड द सर्कल, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं x1 y1। अब वहाँ से आप क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ए बी पे, और जब आप ए और बी को ज्वाइन करते हैं तो आपको एक कोड मिल जाती है, कॉमन कोड या सॉरी कोड मिल जाती है, ठीक है। तो उस कोड की इक्वेशन क्या होगी, उस कोड की इक्वेशन होगी ये, ठीक है। उस कोड की इक्वेशन ये होगी, और ये कब होगी, अगर आपका सर्कल जो है वो सेंटर उसका ओरिजिन पे है, मतलब सर्कल की इक्वेशन ये है। और अगर आपका सर्कल जो है सेंटर जो है उसका ओरिजिन पे नहीं है, किसी पॉइंट पे है h के -g, -f पे, उसकी इक्वेशन ये आएगी और उसके कोड की इक्वेशन ये आएगी, ठीक है। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, कोड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट। किसी गिवन पॉइंट पे अगर कोड जो है बाइसेक्ट करती है, कट करती है, तो क्या रिलेशन आएगा, तो कुछ नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन जो है S1 के बराबर हो जाएगा। S1 क्या था, S1 ये दे रखा है, तो मतलब ये क्वेश्चन आपने लगा देनी है। ये डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं, कुछ बताने लायक नहीं है। नेक्स्ट ये फैमिली ऑफ सर्कल्स आता है, फैमिली ऑफ सर्कल्स आ जाता है टॉपिक। हाँ ये वही चीज़ आ गई। देखो ये लास्ट पॉइंट है आज का।